आज हम बात करने वाले हैं द क्रो के बारे में। ये कहानी है एक आम इंसान की जो बदले के लिए सारी हदों को पार कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कौवे को उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब भी किसी इंसान की मौत होती है तब उसकी रूह को ले जाने का काम मिलता है कौवे को, मगर कुछ लोगों के रूह पे इतना बड़ा बोझ होता है कि कौवे उसकी रूह को ले जाने से मना कर देते हैं और उसकी रूह को वापस छोड़ देते हैं उसके शरीर में ताकि वो अपने दुख को कम कर सके। इस बीच हम एक आदमी को देखते हैं बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए। इस आदमी का नाम है एरिक। नीचे गिरते ही एरिक की मौत हो जाती है। अब शहर में चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके हैं। जहाँ से एरिक नीचे गिरा है सारे पुलिस वाले पहुंचते हैं उस कमरे में। तब वहाँ पर उन्हें एक घायल लड़की मिलती है जिसका नाम है शैली। उसके पास जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से इस लड़की का बलात्कार किया है और फिर अधमरी हालत में छोड़ करके चले गए हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने एरिक को नीचे फेंका था। यहीं पर हम देखते हैं सार्जेंट एल्ब्रेच को। उसकी नजर पड़ती है एक वेडिंग कार्ड पे, जिसे देख के उसे पता लगता है कि एरिक और शैली की कल ही शादी हुई थी और आज गुंडों ने उसे मार दिया। जैसे ही वो नीचे आता है उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसका नाम है सेरा। वो एल्ब्रेच से कहती है कि क्या शैली भी मर जाएगी एरिक की तरह। एल्ब्रेच कहता है कि नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे जिंदा बचाने की, उसे कुछ भी नहीं होगा। मगर सेरा को एल्ब्रेच की बातों पर भरोसा नहीं है। वो रोना शुरू कर देती है और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 1 साल का वक्त बीत चुका है। हम एरिक के कब्र को देखते हैं। उसके बगल में शैली की भी कब्र है, यानी शैली की भी मृत्यु हो गई। सेरा यहाँ पर हमेशा आती रहती है इन दोनों के कब्र के पास। आज भी वो इन दोनों से बातें करने आई है। जब वो जा रही होती है तभी देखती है कि एरिक के कब्र के ऊपर आकर के कौवा बैठा है। वो कौवे को थोड़ी देर तक घूरती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद कौवा अपना चोंच मारना शुरू कर देता है एरिक के कब्र पे। दूसरी तरफ सेरा पहुंच जाती है एक दुकान पे जहाँ उसे खाना खाना है। यहाँ पर एल्ब्रेच भी है। वो सेरा को कहता है कि आज का खाना मेरी तरफ से। ये दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं शहर की दूसरी तरफ हम एक गिरोह को देखते हैं जो एक दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान लूटने के बाद ये लोग यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम उसी कौवे को देखते हैं जो अभी भी चोंच मार रहा है। थोड़ी देर के बाद कब्र फटनी शुरू हो जाती है और अंदर से एरिक बाहर आता है। एरिक को देख करके ऐसा लगता है कि कभी वो मरा ही नहीं था, कौवा उसे ही देख रहा है। तब हमें समझ में आता है कि इस कौवे ने उसकी रूह को वापस दे दिया है ताकि एरिक अपने बदले को पूरा कर सके। एरिक बाहर निकलता है। उसे अब कुछ भी याद नहीं है अपने बारे में। उसकी नजर पड़ती है कौवे पे। कौवा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो भी आगे बढ़ने लगता है। जिन चीजों को ये कौवा देख सकता है एरिक भी उन चीजों को देख सकता है। अगर ये कौवा आसमान में होगा तो ऊपर से सारी चीजों को एरिक भी देख पाएगा। वो इसी हालत में पहुंचता है अपने पुराने घर में जहाँ पर उसकी और शैली की मौत हुई थी। अंदर जाते ही उसे अपनी बिल्ली नजर आती है। जब वो बिल्ली को छूता है तब उसे याद आता है कि इस बिल्ली के साथ क्या हुआ है और उसका रिश्ता क्या है। फिर वो एक एक करके घर की बाकी चीजों को छूता है। जैसे जैसे वो चीजों को छूते जाता है उसकी यादें वापस आने लगती हैं। वो किसी भी चीज को छू करके उसकी सारी यादों को संजो सकता है। इसी बीच वो देखता है कि उसके हाथ पर एक जख्म था जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब एरिक को सारी बातें याद आ चुकी हैं कि 1 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था और वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उसे मारा था और शैली का उसके सामने ही बलात्कार किया था। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो बदला ले और एरिक अब पहले से बेटर है। उसके पास एक कौवा भी है और कुछ अनोखी शक्तियां भी। वो अपने आप को तैयार करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने चेहरे पे मेकअप लगाता है, वो भी बिल्कुल सफेद ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। फिर वो काले कपड़े पहनता है ताकि रात के अंधेरे में गायब हो सके। वो ऊपर से देखता है पूरे शहर को। वो कौवा उसके कंधे पर ही बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हम टिंटिन नाम के आदमी को देखते हैं। टिंटिन उन सारे लोगों में से एक है जिन लोगों ने एरिक को मारा था। वो अभी चोरी की कुछ चीजें बेचने आया है एक दुकान पे। चीजें बेचने के बाद वो पैसे लेकर के जाने लगता है मगर उसे पता नहीं है कि कौवा उसका पीछा कर रहा है और कौवे की नजरों से एरिक भी इन सारी चीजों को देख रहा है। टिंटिन जब एक सुनसान जगह पे पहुंचता है तब ये बात पता लग जाती है एरिक को। वो छत को लांघता हुआ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर ऐसे ही कूदते रहता है और एक वक्त के बाद आता है टिंटिन के सामने। टिंटिन उसे पहचान नहीं पाता कि आखिर ये आदमी कौन है। उसे लगता है कि ये कोई सरफिरा है। तभी धीरे धीरे एरिक आगे बढ़ता है और आते ही टूट पड़ता है टिंटिन पे। टिंटिन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो भी हमला करने की कोशिश करता है एरिक पे। ये दोनों लड़ते रहते हैं। एरिक बार बार एक ही सवाल पूछता है कि तुमने शैली के साथ ऐसा क्यों किया, मगर टिंटिन को कुछ भी याद नहीं है। एरिक जब उसे उठा करके पटकता है तब उसे छूता है। उसे छूने के बाद वो उसकी सारी यादों में देख पाता है शैली को कि उसने क्या हैवानियत की थी शैली के साथ। तभी टिंटिन को भी ये बात याद आ जाती है कि उसने क्या किया था 1 साल पहले और उसी ने एरिक को मार करके नीचे फेंका था। वो एरिक को धक्का देता है और कहता है कि पता नहीं तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो अपने 2 चाकू निकालता है और कहता है कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, अब मैं तुम्हें छल्ली करके रख दूंगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा करके चाकू को फेंकता है मगर उसे पता नहीं कि अब एरिक क्या बन गया है। एरिक बड़े ही आसानी से उसके चाकू को रोक लेता है। फिर जब एरिक हमला करता है तब टिंटिन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। वो उसके पूरे शरीर को छल्ली करके रख देता है। टिंटिन की मौत हो चुकी है और एरिक के बदले का भी आगाज हो चुका है। उसे मारने के बाद वो सीधा उसी दुकान में जाता है जहाँ पर टिंटिन ने अपनी चीजों को बेचा था। अंदर आने के बाद वो इस आदमी से कहता है कि थोड़े समय पहले ये आदमी यहाँ पर एक अंगूठी लेकर के आया था। वो अंगूठी मेरे पत्नी की थी, मुझे वो अंगूठी चाहिए। ये आदमी हंसने लगता है। इस बात को सुनते ही एरिक उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। तब ये आदमी बंदूक निकाल करके गोली चलाता है एरिक पे, मगर एरिक के घाव अपने आप भर जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दंग रह जाता है कि आखिर ये कैसा आदमी है। फिर एरिक दोबारा पूछता है कि वो अंगूठी कहाँ पे है।
आदमी कहता है कि बगल में एक बॉक्स है, इसने जितनी भी अंगूठियां बेची थी मैंने सबको उसी में रखा था। एरिक एक एक करके सारी अंगूठियों को बाहर निकालता है। थोड़े समय के बाद उसे शैली की अंगूठी मिलती है। वो बाहर आता है और इस आदमी को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम जाकर के टिनटिन के मालिक को बताओ कि मैंने उसे मार दिया है और जल्दी ही मैं उन सबके पीछे आ रहा हूँ। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो इस आदमी को कहता है कि भाग सकते हो तो भागो। वो आदमी भागना शुरू कर देता है। एरिक बाहर आते ही इस पूरे के पूरे दुकान को उड़ा देता है। ये धमाका बहुत ही बड़ा था। जल्दी यहाँ पर एल्ब्रिज भी आ जाता है और वो बंदूक तान देता है एरिक पे। एरिक कहता है मुझ पे बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो शैली के केस को रीओपन करो। एल्ब्रिज को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बार जब वो एरिक की तरफ देखता है तब उसे एहसास होता है कि एरिक यहाँ से गायब हो चुका है। तभी हम सेरा को देखते हैं जो रोड क्रॉस कर रही होती है। उसके सामने से एक बहुत ही तेज गाड़ी आ रही है। वो सेरा के ऊपर चढ़ती उससे पहले आकर के एरिक उसे बचा लेता है। सेरा कुछ भी समझ नहीं पाती। एरिक उससे एक शब्द कहता है जिन्हें सुनने के बाद सेरा समझ जाती है कि ये एरिक ही है, मगर उसे भरोसा नहीं होता कि मरने के बाद वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब एल्ब्रिज पहुंच चुका है पुलिस स्टेशन। वहां जाते ही वो अपने जूनियर को कहता है कि शैली केस के फाइल को बाहर निकालो। फाइल को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि 1 साल पहले शैली ने कुछ गुंडों पर केस किया था और वो उनके खिलाफ गवाही देने वाली थी, मगर ये बात गुंडों को पता लग गई। उसके शादी के 1 दिन बाद वो लोग उसके घर पे गए और उन लोगों ने शैली का बलात्कार किया, फिर एरिक को मार करके नीचे फेंक दिया और शैली की ऐसी हालत कर दी कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर वो भी मर गई। एल्ब्रिज को ये बात समझ में नहीं आती कि उस अजीब से आदमी ने इस केस के बारे में जिक्र क्यों किया। वो शैली की सारी तस्वीरों को देखता है। तब उसे एरिक की तस्वीर मिलती है। एरिक की तस्वीर देखने के बाद वो उसके चेहरे पर वैसे ही निशान बनाने लगता है जैसे निशान अभी बनाया है एरिक ने। निशान बनाने के बाद वो दंग रह जाता है क्योंकि उसने एरिक को ही देखा था, मगर उसे ये बात भी पता है कि एरिक की 1 साल पहले मौत हो चुकी है, तो दोबारा वापस कैसे आ सकता है। थोड़ी देर के बाद हम डार्ला नाम के एक औरत को देखते हैं। डार्ला सेरा की माँ है। डार्ला के साथ एक लड़का है जिसका नाम है फन बॉय। वो दिन भर नशे में धुत रहता है। उसने डार्ला को भी नशे की लत लगा दी है। डार्ला नशे में इतनी चूर रहती है कि उसे ये बात भी पता नहीं कि उसकी बेटी सेरा कहाँ पे है। फन बॉय बार बार डार्ला को नशा करवाता है। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होता है। आज भी वो वही करने की कोशिश कर रहा है। डार्ला को ड्रग्स देने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वो देखता है कि खिड़की पर आकर के एक कौवा बैठा है और कौवे की नजरों से इन सारी चीजों को एरिक देख लेता है। तब वो एक ही झटके में आता है कमरे के अंदर। उसे देखने के बाद इन सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। अजीब सा दिखने वाला आदमी अचानक कमरे में कैसे आ गया। तब फन बॉय अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि तुम कौन हो। एरिक कहता है कि अगर पता लगाना है तो गोली चलाओ। वो अपने हाथों को आगे करता है। जैसे ही फन बॉय गोली चलाता है, गोली उसके हाथ के आर पार हो जाती है और इनके आंखों के सामने ही उसका जख्म भर जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये लोग दंग रह जाते हैं। तब एरिक उसे पीटना शुरू करता है क्योंकि फन बॉय भी उस दिन मौजूद था और वो भी दोषियों में से एक है। उसने भी शैली का बलात्कार किया था टिनटिन के साथ मिल करके। इन चीजों को देखने के बाद डार्ला भाग करके चली जाती है बाथरूम में। तब एरिक फन बॉय को भी खींच के लेकर के जाता है। फिर डार्ला को कहता है कि तुम्हें अपनी बच्ची का ध्यान रखना चाहिए। आज के बाद नशा करना बंद कर दो और अपनी बच्ची के साथ रहो। इतना कहने के बाद वो डार्ला का हाथ पकड़ता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी नशे की चीजें उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। अब डार्ला को अच्छा महसूस हो रहा है। वो भाग करके यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एरिक टॉर्चर करना शुरू करता है फन बॉय को। एक के बाद एक इंजेक्शन ऐसे ही देते रहता है जिस इंजेक्शन के अंदर ड्रग्स भरा हुआ है। एक वक्त के बाद ओवरडोज के कारण फन बॉय मर जाता है। तब एरिक उसके छाती पर कौवे का निशान बनाता है ताकि सबको पता लग सके कि वो आ चुका है। जब भी वो किसी को मारता है एक निशान छोड़ करके जाता है। अपने दूसरे शिकार का खात्मा करने के बाद वो सीधा पहुंचता है एल्ब्रिज के घर पे। एल्ब्रिज उसे देख करके चौंक जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एरिक हो। एरिक उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुम जब शैली को लेकर के हॉस्पिटल गए थे तब क्या हुआ था। एल्ब्रिज कहता है कि शैली ने बहुत कोशिश की जिंदा रहने, 30 घंटे तक वो मौत से लड़ती रही, मगर अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इन बातों को सुनने के बाद एरिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो एल्ब्रिज के माथे को छूता है ताकि उसकी मेमोरी में जाकर के उस 30 घंटे को देख सके कि आखिरी समय में शैली कैसी थी। उन सारी दृश्यों को देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा दर्द और पीड़ा महसूस होता है। वो गिर जाता है जमीन पे और रोते हुए निकल जाता है अपने बदले को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ हम टॉप डॉलर नाम के आदमी को देखते हैं। इस शहर के सारे गैंगस्टर्स का वो बॉस है। शैली और एरिक के मौत का गुनहगार वही है। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है माइका। सबकी नजरों में वो उसकी बहन है, मगर इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। ये हमेशा ही एक साथ होते हैं और एक साथ हर एक चीज करते हैं। थोड़ी देर के बाद टॉप डॉलर देखता है कि उसके सामने वही आदमी आया है जिसके दुकान को एरिक ने जलाया था। उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो आदमी कहता है क्योंकि उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं तुम सारे लोगों को आकर के वार्निंग दूं। वो बताता है कि टिनटिन को भी उसी आदमी ने मारा है, उसके साथ साथ फन बॉय को भी। वो तुम्हारे लिए आ रहा है। उसने कहा कि वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद टॉप डॉलर आग बबूला हो जाता है और मार देता है इस आदमी को। तभी इसके गैंग के 2 और लोगों को हम देखते हैं जिनका नाम है टी-बर्ड और स्कैंग। ये दोनों भी शामिल थे शैली के मौत में। टी-बर्ड एक कार लेकर के खड़ा है एक दुकान के बाहर और स्कैंग अंदर जाता है कुछ चीजें लेकर के आने के लिए। अंदर जाने के बाद जब वो चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है तभी एरिक बंदूक तान देता है टी-बर्ड पे और उसे कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, गाड़ी चलाना शुरू करो। एरिक रास्ता बताता है और टी-बर्ड गाड़ी चलाते रहता है। स्कैंग इस चीज को देख करके आता है भागते हुए बाहर। वो भी एक आदमी से कार छीनता है। उसे पता है कि टी-बर्ड उसके बिना कहीं नहीं जाएगा, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टी-बर्ड आगे जाते रहता है और स्कैंग उसके पीछे कार लेकर के आ रहा है। थोड़ी देर के बाद एरिक एक बॉम्ब निकाल करके रख देता है टी-बर्ड के पास और गाड़ी चलता हुआ छोड़ के नीचे उतर जाता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूरी पे जाती है बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी में चीथड़े उड़ जाते हैं टी-बर्ड के। उसके मौत के बाद यहाँ पर एरिक एक निशान बनाता है आग से और निशान है कौवे का। इन चीजों को देखने के बाद स्कैंग की हालत खराब है। अगले दिन हम सेरा को देखते हैं जो आती है एरिक के घर पे। उसे पता है कि एरिक जिंदा हो चुका है। वो पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के उसे आवाज देती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि एरिक खिड़की पर ही खड़ा है। वो उसके गले से लग जाती है।
है। एरिक को जिंदा देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी स्कैंक पहुंचता है टॉप डॉलर के पास और उससे कहता है कि टी-बर्ड मर गया। उसे मारने वाला वही आदमी है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो अजीब सा दिखता है, उसके चेहरे पे पाउडर लगे हुए हैं, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और किसी को भी। मैं जितनी दूर हो सके यहाँ से उतना दूर जा रहा हूँ। वो भागने लगता है। अब टॉप डॉलर को भी ये बात समझ में नहीं आ रही। सबका मानना है कि वो एरिक ही है। तब टॉप डॉलर बात करता है अपने सबसे खास आदमी से जिसका नाम है ग्रेंज। वो ग्रेंज को कहता है कि इस गुत्थी को सुलझाओ और पता लगाओ कि एरिक जिंदा कैसे हो गया। यहाँ से निकलने के बाद ग्रेंज सीधा पहुंचता है एरिक के कब्र पे। वो देखता है कि उसके कब्र के आगे की सारी मिट्टी की खुदाई हो रखी है और कब्र के अंदर कोई नहीं है। वो इतना समझ जाता है कि एरिक यहाँ से बाहर निकला है, मगर कैसे उसे भी पता नहीं। ये सारे लोग वापस आकर के एक मीटिंग रखते हैं कि शहर में बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। तभी इसी मीटिंग में एरिक चला आता है और यहाँ आने के बाद वो सबके सामने कहता है कि मुझे वो आदमी चाहिए। स्कैंक यहीं पे होता है, कहता है कि उसे मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मगर टॉप डॉलर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि आज ये मौत के मुंह में आया है, इस पे गोलियां चलाना शुरू करो। सारे लोग अंधाधुन उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों से छल्ली होकर के वो गिर जाता है जमीन पे। तब सारे सेलिब्रेट करते हैं कि उन लोगों ने एरिक को मार दिया। तभी थोड़ी देर के बाद वो दोबारा उठ करके खड़ा होता है और सब पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबको मार रहा है। सबकी हालत खराब है कि ये क्या हुआ। सैकड़ों गोलियां लगने के बाद भी कोई जिंदा कैसे हो सकता है। जब तक लोगों को ये बात समझ में आती, वो सबको गोलियों से छल्ली करके रख देता है। टॉप डॉलर ग्रेंज के साथ यहाँ से भाग रहा है, मगर स्कैंक यहीं पे है। अंत में वो बचता है एरिक के सामने। तब एरिक उसे मारता है और उसे लगता है कि उसका बदला पूरा हो गया। उस वक्त उसके घर पे सिर्फ 4 लोग ही आए थे और उन चारों को एरिक ने मार दिया। अब वो वापस जाने लगता है अपने कब्र की तरफ। कब्र के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि सेरा यहीं पर सो रही है। सेरा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तुमसे बात करनी है। एरिक कहता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया जिसके लिए मैं वापस आया था। वो अपने गले से चेन निकाल करके पहना देता है सेरा को, जिसमें शैली की अंगूठी है। फिर उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। सेरा यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेंज यहीं पर इंतजार कर रहा था उसका। वो सेरा को पकड़ के लेकर के जाता है एक पुरानी बिल्डिंग में, जहाँ टॉप डॉलर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सेरा बार बार एरिक का नाम चिल्लाती है मदद के लिए। टॉप डॉलर जैसे ही सेरा के गले में उस चेन को देखता है, उसे खींच के अपने पास रख लेता है। तब सेरा दोबारा चिल्लाती है और एरिक उसकी आवाजों को सुन करके आता है वापस। अंदर आने के बाद वो देखता है कि ग्रेंज ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। वो सबको कहता है कि सेरा को छोड़ दो, तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है। टॉप डॉलर कहता है कि गोली चलाओ, मगर ग्रेंज एरिक पे गोली ना चला करके उसके कौवे पे गोली चलाता है। उसने सारी गुत्थी को सुलझा लिया है कि एरिक जहाँ पर भी जाता है कौवा उसके साथ जाता है, यानी कि एरिक की शक्तियां इस कौवे से ही है। कौवे को जैसे ही गोली लगती है वो घायल होकर के नीचे गिर जाता है। तब ये लोग एरिक पर गोली चलाते हैं। कौवे के घायल होने के कारण अब एरिक के घाव ठीक नहीं होते। तब ये लोग कौवे के पास पहुंचते हैं उसका काम तमाम करने के लिए, ताकि एरिक का भी काम तमाम हो जाए। मगर ये लोग गोली चलाते उससे पहले यहाँ पर एल्ब्रिच आ जाता है और वो अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो काम तमाम करता है ग्रेंज का। इस चीज को देखने के बाद अब टॉप डॉलर ऊपर जा रहा है सेरा के साथ और माइका उस घायल कौवे को उठा लेती है। एल्ब्रिच भी इनके पीछे पीछे जा रहा है सेरा को बचाने के लिए। तभी माइका उस पर गोली चला देती है। वो घायल होकर के गिर जाता है नीचे, मगर एरिक अब दोबारा खड़ा हो चुका है। घायल हालत में ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तभी उस पर माइका बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम्हारा कौवा अब मरेगा, मगर वो गोली चलाती उससे पहले कौवा उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है। तब माइका ऊपर से नीचे गिरती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब एरिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है छत की तरफ। तब वो देखता है कि टॉप डॉलर ने सेरा को पकड़ करके रखा है, वो भी छत की एज पे। वो टॉप डॉलर को कहता है कि इसे छोड़ दो। टॉप डॉलर कहता है कि ठीक है। इतना कहने के बाद वो उसे छोड़ देता है और सेरा गिरने लगती है नीचे, मगर ऐन वक्त पे वो एज पे लटक जाती है। तब टॉप डॉलर अपना तलवार बाहर निकालता है। एरिक के पास भी एक तलवार है। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। टॉप डॉलर भारी पड़ रहा है एरिक पे। देखते ही देखते वो उसे घायल करता है और तलवार को उसके शरीर के आर पार कर देता है। मगर एरिक को पता है कि टॉप डॉलर उसके सामने ही है। वो तुरंत उसके माथे को पकड़ लेता है। फिर आखिरी के 30 घंटे में शैली ने जितना भी दर्द सहा था वो उस सारे दर्द को डाल देता है इसके दिमाग में। अब टॉप डॉलर को इतना दर्द महसूस होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता और ऊपर से गिरता है सीधे नीचे। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। तब एरिक सेरा को ऊपर खींच लेता है और अंत में सेरा को लेकर के जाता है एल्ब्रिच के पास। उसे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। एल्ब्रिच कहता है कि हाँ। तब एरिक निकल जाता है। वो पहुंचता है शैली के कब्र पे। उसे शैली की आत्मा नजर आती है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और किस करते हैं। फिर दोनों की आत्मा चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद सेरा आती है एरिक के कब्र पे। तब वो उसी कौवे को देखती है। कौवे के चोंच में उसे शैली की अंगूठी नजर आती है। वो अंगूठी लेती है और कौवा यहीं पे बैठा रहता है, यानी कि वो कौवा अभी भी जिंदा है और भविष्य में उसे जब भी लगेगा तब वो एरिक को वापस ला सकता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।